खुरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान का जो सालसी के हवाले से किरदार रहा और एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर की तरफ ईरान और अमेरिका बढ़े, इसको सराहा जा रहा है इंटरनेशनली। आज प्राइम मिनिस्टर को भी कैबिनेट की तरफ से भरपूर सराहा गया और पार्लियामान में भी। उनका ये कहना था कि इस दौरान बड़ी अंदरूनी और बैरूनी साजिशें होती रहीं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश आए सालसी के इस किरदार में? जी, चैलेंजेस बेशुमार थे। एक चैलेंज जो पहला मैं ज़िक्र करूँगा कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, चाहे वो मुआशी ताकत थी या अस्करी ताकत थी, वो या तो इस सारे तनाज़े में बेबस थे या इसके अंदर इंटरवीन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा मौका बना जिसमें दुनिया की मेजर पावर्स और आज सब उन्होंने जो यूरोपियन मुल्क हैं, दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने उनके सरबराहान ने ये एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है कि पाकिस्तान को इंडिविजुअली मुबारकबाद दी है उन्होंने अपने ट्वीट्स करके। दूसरा ये भी बहुत ही गैर मामूली वाक़या है कि और जिससे ज़ाहिर होता है कि ये क्या चैलेंज था कि ईरान और अमेरिका दोनों के एलामियों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया गया है, जो रोल उन्होंने अदा किया। ये भी बहुत कम देखने में मिलता है क्योंकि आमतौर पे मुल्कों के नाम लिए जाते हैं सफारतकारी में, लेकिन इंडिविजुअल्स का नाम लेना इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत ही एक मुतहर्रिक और वाज़ेह किरदार अदा किया इस तक पहुँचने में। पाकिस्तान को चैलेंज जो था जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, वो ये था कि ये जो अमेरिका और इसराइल की जंग थी ईरान के साथ, ये किसी सूरत ईरान और अरब जंग में तब्दील नहीं होनी चाहिए या वसी तर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था और बड़ा पेचीदा चैलेंज था। इसमें पाकिस्तान की ने बहुत कोशिश की, इसमें सऊदी अरब ने बहुत हमें सपोर्ट की, कतर ने भी सपोर्ट की कि इन अरब ममालिक ने ईरान के हमलों के बावजूद ज़ब्त से काम लिया, रिस्ट्रेंट अंग्रेजी में कहते हैं, रिस्ट्रेंट से काम लिया और इस ईरान के ऊपर जवाबी हमला नहीं किया जिसमें वो हक बजानिब थे अगर वो करना चाहते थे। जिसका नतीजा ये था कि ये जंग जो है उस पर फोकस यही रहा कि ये अमेरिका और इसराइल की जंग है ईरान के साथ और फिर एक वक्त आया कि इसके हम सीज फायर तक पहुंचे। एक तो ये चैलेंज था। दूसरा चैलेंज जो अभी हल नहीं हुआ वो इसराइल की मौजूदगी है, क्योंकि इसराइल की ख्वाहिश ये थी कि ईरान को तो तबाही कर दिया जाए। लेकिन यहाँ अब ये जो सीज फायर ने साबित किया है कि जो पाकिस्तान की रीडिंग थी या हमारा जो तखमीना था कि अब 40 दिनों के बाद अमेरिका और इसराइल के जो मफादात हैं वो अलग-अलग हो चुके हैं, डाइवर्ज हो चुके हैं। जिसके नतीजे में अब जब अमेरिका ने देखा कि उनके उनके पास एक मौका है, तो उन्होंने फिर इसराइल की जो है वो उनसे मुशावरत नहीं की और राह रास्त उन्होंने कहा कि हम सीज फायर करेंगे। तो एक तो इसराइल का चैलेंज अभी भी बाकी है, वो ठीक है, खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। और जी, तीसरा पाकिस्तान के जी सामने आप मुकम्मल चैलेंज ये था कि मुकम्मल कर लें। दुनिया के जो मुआशी मामलात हैं वो तेजी से खराब हो रहे थे और पाकिस्तान को पूरी दुनिया से ये जो पैगामात आ रहे थे वो यही थे कि आप इसमें मजीद आगे बढ़ें, तेजी से काम करें। और ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का झंडा जो ऊंचा किया है, इसमें हमारी क़यादत का, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बहुत अहम रोल है। खुरम साहब, अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि 10 तारीख को इस्लामाबाद मरकज़ बनेगा मुज़ाकरात के हवाले से और ईरान और अमेरिका के वफूद इस्लामाबाद लैंड करेंगे और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। इससे क्या तवक्कुआत रखी जाएँ दोनों तरफ की शराइत को देखते हुए, जिसको एक मैक्सिमम तरह की एक पोजीशन करार दिया जा रहा है दोनों तरफ से? ये कितनी काबिल अमल पॉइंट्स हैं या आप समझते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा, शराइत दोनों तरफ से तब्दील हो जाएंगी? दूसरा, स्पॉयलर्स का आपने अभी जिक्र भी किया, इस मुज़ाकरात को लेकर स्पॉयलर्स का कितना इम्कान है? क्योंकि आज भी लेबनान पे अटैक किया गया और नेतन्याहू इस सीज़ फायर के टर्म्स को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सीज़ फायर जो है ये लेबनान को इंक्लूड नहीं करता, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वाज़े तौर पर यह बात कही गई थी कि मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। सो आपकी नज़र में ये एक कितना बड़ा खतरा रहेगा स्पॉयलर के हवाले से? जी, खतरा रहेगा, लेकिन कुछ पेशरफ्त हुई है मैक्सिमल पोजीशन से। अगर आप अमेरिका का जो सदर ट्रंप का ऐलान है और फिर ईरान की तरफ से जो ऐलान है, दोनों में एक कदर मुश्तरक है कि दोनों ने जो ईरान के 10 नुकाती फार्मूला है
اس کی طرف اشارہ کیا. صدر ٹرمپ نے جو ایگزیکٹلی الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک ورکیبل بیسس آن وچ ٹو نیگوشیٹ, اور ایران بھی ظاہر ہے اپنے, تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ معاملہ جو ہے وہ میکسیملسٹ پوزیشن سے ہٹ کر ان 10 نکات پر آ گئے جس پر گفتگو کا آغاز ہوگا, جس میں ترجیح جس میں پوری دنیا کا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح آبنائے ہرمز کو کھول کر مستقل طور پر کھلا رکھنا ہے, اس کے اندر پریڈکٹیبلٹی لے کر آنی ہے تاکہ بین الاقوامی تجارت جو ہے گیس کی, جو ہے تیل کی, سلفر کی, بہت سارے دوسرے جو ہیں مٹیریلز ہیں, ان کی تجارت شروع ہو. اور جو ایران کا جو مسئلہ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ جس نے ایک پوزیشن لی ہے, لیکن اس لیے یہ مذاکرات شروع میں تو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوں گے, لیکن اس میں بالآخر عرب ممالک کو بھی شامل کرنا ہوگا کیونکہ سویز کا جو مستقبل ہے اس میں عرب ممالک بھی اتنے ہی سٹیک ہولڈر ہیں جتنا ایران ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو سپوائلر سے بچنا ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کوشش کرے گا کہ کس طرح ایک دفعہ پھر ایران کی جو پیٹروکیمیکل انڈسٹری ہے اس کو وہ ہٹ کرے تاکہ ایک دفعہ پھر تناؤ بڑھے. اور یہاں جو ہے جو اعتماد سازی ہے جو پاکستان نے بہت کامیابی سے کی ہے اس کی مزید ضرورت پڑے گی. تو ابھی جس طرح کہتے ہیں کہ دیر از کنٹینیوڈ فریجیلٹی, ابھی بھی ایک نازک اور حساس فیز ہمارے سامنے باقی ہے, لیکن جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ وہ کام ہے جو باقی دنیا کرنے سے بے بس تھی یا قاصر تھی, اور پاکستان نے وہ کر دکھایا. یقینی طور پہ پاکستان کو سفارتی طور پہ تو ایکنالج کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.